नमस्कार मित्रों, देशज के खास आयोजन गल्पगोई में आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज हमारे साथ हमारे आग्रह पर मौजूद हैं हिंदी के चर्चित कथाकार श्री मनीष वैद्य। 16 अगस्त 1970 को धार मध्य प्रदेश में जन्मे मनीष वैद्य के 2 कहानी संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं। टुकड़े टुकड़े धूप और फुगाटी का जूता इनके कहानी संग्रह के नाम हैं। आज हमारे आग्रह पर मनीष जी हम लोगों के साथ उपस्थित हैं। मैं हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं आज के मेहमान कथाकार मनीष वैद्य का। मनीष वैद्य की कहानियों पर अनेक पुरस्कार और सम्मान मिल चुका है। फुगाटी का जूता ऐसी कहानी है जिसने कई सम्मानों को अपनी तरफ आकर्षित किया है। अमर उजाला का सम्मान, वागीश्वरी सम्मान, शब्द साधक सम्मान, श्रेष्ठ कथा कुमुद टिक्कू सम्मान, प्रेमचंद सृजनपीठ सम्मान, यशवंत अरगरे सकारात्मक पत्रकारिता सम्मान और कहानी के लिए प्रतिलिपि सम्मान इनको प्राप्त हो चुका है। बहुत कम ऐसे कथाकार हैं या कवि हैं जो साहित्य सृजन के साथ पानी और पर्यावरण के मुद्दे पर भी सक्रिय हैं। तो मनीष जी की एक खास विशेषता मैं अलग से जोर देकर कहना चाह रहा था। पानी और पर्यावरण के प्रति इनकी चिंता और उसके लिए नियमित लेखन ये करते हैं। तो मैं एक बार फिर हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं कल्पगोई के आज के कथाकार मनीष वैद्य का, और मैं उनसे आग्रह करता हूं कि वे अपना कहानी पाठ करें। श्री मनीष वैद्य। नमस्कार राजेश जी, कल्पगोई के इस अंक में आपका भी स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपनी कहानी पढ़ना चाहता हूँ जिसका शीर्षक है फुगाटी का जूता। अब जूता उनके दिमाग में था, या कहें कि जूता दिमाग में इस कदर अपना दखल कायम कर चुका था कि वे इससे इतर सोच भी नहीं पा रहे थे। जूता कुछ इस तरह उनके भीतर रच बस गया था कि कई बार झटकने पर भी निकल नहीं पा रहा था। गोया जूता नहीं, उन्होंने कोई बीमारी गले लगा ली हो। मौसम बदल रहा था, गुनगुनी ठंड अब विदा लेने को आतुर थी। सुबह शाम फागुनी बयार तन मन को सुहाने लगी थी। उन्होंने अपने ड्राइंग रूम में सोफे पर पसरते हुए दूर तक निगाहें दौड़ाई। सुबह की मुलायम धूप पूरब के पेड़ों से छनकर उजाले का इंद्रधनुष बनाते लान के घास पर कुछ तिरछी आकृतियां बना रही थी। आम के पेड़ों पर फूल लद गए थे। कोयल अपनी कूक में तान भरने लगी थी। पास के तालाब से कुछ प्रवासी पक्षी उनके लान के पेड़ पौधों पर मंडराते चले आए थे। क्यारियां फूलों से भर गई थी। कोई और दिन होता तो शायद इस दृश्य को जी रहे होते, लेकिन आज तो वह जूता उनकी समूची चेतना बोध पर भारी पड़ रहा था। उस अकेले जूते ने उनकी समूची वेदना को झंझना दिया था। उन्हें लगा कि यह सब सोचने का अब कोई मतलब नहीं है, इससे कुछ नहीं होने वाला है। उन्हें अब मान ही लेना चाहिए कि वे समय को पीछे नहीं ले जा सकते, और न ही भागते हुए समय को पकड़ने की कुवत अब उनमें बची है। हालांकि उन्होंने कभी तीव्रगामी पहियों पर सवार वक्त की रफ्तार को इतनी हड़बड़ी में बदहवास भागते भी नहीं देखा था। उनके दौर में भी वक्त कभी ठहरा नहीं, पर इस तरह उद्दाम वेग से समुचित सभ्यता और उसकी चेतना को ढूंढते धराशायी करते हुए वक्त से उनका सामना पहली बार ही हो रहा था, वह भी उस जूते की वजह से।
वह जूता नहीं होता तो शायद वे उसको इस तरह देख भी नहीं पाते। बदलते दौर की आहट से तो वे वाबस्ता थे, लेकिन वक्त के इतना दूर चले जाने की कल्पना भी उन्हें नहीं थी। कभी उन्हें लगता कि जूता उनके गाल पर जड़ दिया गया है। वे दर्द और अपमान बोध से तिलमिला उठते। कभी लगता कि जूते का आकार अनायास बड़ा हो रहा है। वह बढ़ते बढ़ते इतना बड़ा हो जाता है कि बाजार से घर तक फैल जाया करता है। वह बाजार से घर तक की समूची जगह को घेर लेता है। वे डरने लगते हैं, जूते से नहीं, बाजार और घर के बीच की जगह के कम होते जाने से। उन्हें डर है कि कहीं यह जूता बड़ा और बड़ा होते हुए उनके घर में तो नहीं पसर जाएगा। वह जूता अब वहां नहीं है। वह लौट गया था, लेकिन उनकी स्मृतियों में वह जूता अब भी वहां रखा हुआ था। उस खाली जगह पर अब भी उनकी स्मृतियों का जूता पड़ा हुआ था, चमचमाता हुआ काले रंग का चमड़े का जूता। उस पर करीने से काले रंग के महीन फीते गूथे हुए थे। पैर की उंगलियों की ओर जाते हुए जूता नुकीला हो गया था। आम जूतों की तरह होते हुए भी उसमें कोई खास बात मन मोह लेने वाली अदा थी उस जूते की। उसके अनाम कारीगर का हुनर क्या रहा होगा, यह उसका हुनर ही रहा होगा जिसने उस जूते में अपनी जान डाल दी थी। अकूत दौलतमंद और ताकतवर एक बादशाह था। उसने दुनिया के सबसे हुनरमंद कारीगरों से कहा, ऐसी मोहक और खूबसूरत तामीर की जाए कि दुनिया में किसी ने कभी सोची तक नहीं। ख्वाबों से भी हंसी। हजारों मजदूरों ने अपने खून पसीने से कुछ ही सालों में ऐसी बेमिसाल तामीर का महल बनाया कि चांदनी रात में वह मोतियों की तरह चमका। नदी के पानी में अपना अक्स देख देख महल इतराता। दुनिया ने ऐसा महल पहले कभी नहीं देखा था। इतना सुंदर तो बादशाह का ख्वाब भी नहीं था। दूसरे दिन कारीगरों को दरबार में बुलाया गया। कारीगर खुश थे कि उन्हें बड़ा इनाम मिलेगा। तख्त पर बैठे बादशाह ने वजीर को आदेश दिया कि इन कारीगरों के हाथ काट दिए जाएं। कुछ ही देर में उनके हाथ काटे जा चुके थे। तब से लेकर अब तक फिर कहीं कोई तामीर नहीं हुई। ऐसी तामीर कभी नहीं हुई। हाँ, बादशाह बनी रही। बादशाह बनते, बिगड़ते और बदलते रहे। बचपन में सुना यह किस्सा उनकी स्मृतियों में हमेशा बना रहा। वे जब कोई नायाब चीज देखते तो उसके कारीगर के बारे में सोचते हुए डरने लगते। क्या पता उसके हाथ सलामत होंगे भी या नहीं। पहल उन जूतों को देखकर भी उन्हें यही लगा था। उन्हें अपने गांव का कालू मोची याद आया था। अपने छोटे से घर के आंगन में पत्थर पर जूते गांठते हुए चमड़े की राखी से काटता था। हथौड़ी से ठोंकता तो लगता कि वह चमड़े को नहीं, अपने समय को ठोंक पीट रहा है। वह जब अपनी पिरैनी से चमड़े को गांठ रहा होता तो लगता कि वह अपने अभावों को गांठ रहा है। रैदास के गीत गुनगुनाते हुए उसके हाथों की सधी हुई उंगलियां चमड़े को ठीक ऐसे मोड़ती कि चमड़ा खूबसूरत मोजड़ी में बदल जाया करता। उस पर चमड़े का फीता लगाता और सतरंगी फुंदा बांधता। फिर मोजड़ी का जोड़ा आंखों के सामने कर लेता। उसकी आंखें हंसने लगती। अपने ही हुनर पर शायद वह फिदा हो जाता। वह कभी खाली नहीं होता था। कभी जानवरों की खाल साफ करते हुए, तो कभी मोजड़ी बनाते, तो कभी फटे हुए जूतों में पैबंद लगाते हुए वह हर समय काम में लगा रहता। उसके आसपास नौसागर के पानी में सड़ते हुए चमड़े की बदबू फैलने लगती। उन्हें लगता कि कालू अपने छोटे छोटे औजारों से किसी बड़ी लड़ाई की तैयारी कर रहा है। वे उसे जीतता हुआ देखना चाहते थे।
लेकिन बादशाह और कारीगर के किस्से के भीतर ही भीतर डर जाया। कालू के हाथ तो नहीं काटे गए, लेकिन अब उसके सीधे हाथ में कोई हरारत नहीं। उसकी देह के बाएं अंग, उसके देह के दाएं अंग को पालिश हो गया है। अब वहां गीले चमड़े की गंध कहीं नहीं। उसकी उंगलियां किसी छोटी सी हरकत के लिए अब भी कसकती हुई, थरथराती हुई। वह अब आंगन में नहीं, बगल की बरसाती में सारी रात खांसते और थूकते हुए पड़ा रहता है। आंगन की छाती पर एक छोटी दुकान उगाई है, डायमंड फुटवेयर। उसके लड़के शहर से नई चलन के जूते चप्पल लाकर बेचते हैं। लड़के कहते हैं कि इसमें मेहनत भी कम और मुनाफा भी ज्यादा। कालू बात काटता है, मुनाफा है पर हुनर। लड़के उसे खा जाने वाली निगाहों से घूरते, वह सहम जाता। वे भी तो सहम गए थे। ठीक इसी तरह जब मन्नू से उन्होंने जूते पर बात की थी, वे खुद को कालू में बदलते हुए देखते रहे। तो क्या हम सब की नियति यही है? एक सी नियति के लोग, अपने ही घर परिवार से धीरे धीरे हाशिए पर खिसकते लोग। उन्हें अब लगता है उन्हें नहीं कहना थी मन्नू से जूते वाला। कहकर भी क्या हुआ? चुप रह लेते तो यूं आज मन भारी नहीं होता। लेकिन नहीं कहते ना, तो न जाने कब तक भीतर फांस चुभी रह जाती। खैर, अब उन्हें भी इस बात को नजरअंदाज कर देना चाहिए। हमें थोड़ा थोड़ा नजरअंदाज करना भी सीखना है। नजरअंदाजी की आदत बनानी है। एक बार फिर उन्होंने खाली जगह को देखा, जहां कुछ देर पहले तक जूता पड़ा था। उस खाली जगह में उन्हें जूते की मुस्कुराती हुई छवि दिखाई। उस जूते ने इस बार एक कदम आगे बढ़कर घमंड से इतराते हुए जीत की कुटिल मुस्कान की ओर फेंकी। यह उन्हें औपहासिक लगा, इतना औपहासिक कि वे सहन नहीं कर सके। दर्द की ठंडी नश्तर धंस गई थी भीतर। वे जानते थे कि यह भ्रम है, और उसमें इतना गहरा तंज था कि वे बिलबिला उठे। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी में कभी इतनी जलालत नहीं देखी थी, लिहाजा यह उनके लिए पहला मौका था। वे अपने बचपन से ही गांधी दर्शन से खासे प्रभावित थे, और अपरिग्रह का पालन करते हुए अपने लिए कम से कम संसाधन रखते थे, कम से कम जरूरतें और अच्छे विचार। अधिकारी होते हुए भी सादा पहनावा और ईमानदारी से उन्होंने घर चलाया। बच्चों को भी शुरू से ही अनुशासन में रखा और खूब पढ़ाया लिखाया। दोनों बेटियों की शादियां की, वे अपने घर चली गईं। बेटा मन्नू आगे पढ़ाई के लिए यूएसए चला गया। वहीं उसकी जॉब भी लगी। वे उसके वहां जॉब करने के खिलाफ थे। उन्हें लगता था कि बेटा पढ़ाई के बाद इंडिया आए और यहीं कहीं नौकरी करे। सैलरी भले ही कम हो पर यहीं रहे। पहले माँ बहनें भी खिलाफ थी। फिर वहां मल्टीनेशनल कंपनी में साल की तनख्वाह 8 अंकों में सुनी तो उनकी खिलाफत ठंडी पड़ गई। वे आखिर तक अड़े रहे, लेकिन उनकी किसी ने नहीं सुनी। यह उनकी पहली हार थी। फिर धीरे धीरे पिता का स्नेह जीतता गया और उनकी हार फीकी पड़ गई। करीब करीब हर रोज ही वीडियो कॉलिंग से बेटे, बहू और बच्चों से उनकी बातें हो जाया करती। साल में 2 बार मन्नू बच्चों के साथ घर आता, माँ पिता को बीमारियों का वास्ता देते हुए अपने साथ ले जाने की जिद करता। हालांकि मन्नू के रहन सहन का तौर तरीका पूरी तरह से बदल गया था। उसकी हर जरूरत अब ब्रांड में बदलने लगी थी। पहनावे से लेकर क्रीम पाउडर तक और चड्डी बनियान तक। वह इस तरह इनका आदी हो गया था, इनके बिना
उसको अनकंफर्ट महसूस होने लगता था। वे अपनी जिंदगी में जब जहां और जो भी मिला वापरते रहे, पर मन्नू बेतहाशा और बिना सोचे समझे अपने और अपने परिवार पर खर्च करने लगा था। उन्हें चिंता होने लगती, बावजूद इसके सब कुछ ठीक ठीक चल रहा था। दरवाजे पर हुई आहट से वे चौंके। देखा तो स्वरूप था। उनके मुंह से अनायास निकला, स्वरूप, अच्छे वक्त पर आए हो। बड़ा बुरा लग रहा था। मन में न जाने क्या क्या ख्याल आ रहे थे। चाय पियोगे? स्वरूप अपनी आदत के मुताबिक पहले खांसा था और फिर लंबी सांस लेते हुए कहने लगा, इधर से गुजर रहा था साहब, तो आपकी याद आ गई। क्यों मन दुखी करते हो आप भी? अब मन्नू भैया का तो ऐसा ही चलता है। मन्नू भैया बच्चों के साथ आते हैं तो घर में होली और दिवाली साथ साथ आ जाती है, और जब जाते हैं तो बात वह नहीं है स्वरूप। उसकी तो आदत बन गई है। पता है कि वो 2-4 दिन ही हमारा वक्त हुआ करता है। वक्त ने हमको अपनी तरह से ढाल लिया है। वे स्वरूप को सब कुछ बताना चाहते थे, उससे खुलकर बात करना चाहते थे। अपने मन में चल रही खनमथान पर बातें करते हुए वे हल्के हो जाना चाहते थे, लेकिन भीतर कुछ था जो उन्हें रोक रहा था। स्वरूप उनके नजदीक था, पर आखिरकार बाहर का ही। घर की अंदरूनी बातें उससे करना ठीक नहीं। उधर स्वरूप चिंता में पड़ गया था। साहब, तबीयत नरम गरम तो नहीं हो रही? ब्लड प्रेशर की दवाई लेना तो नहीं भूल गए? अस्पताल ले चलो क्या? अरे चिंता की कोई बात नहीं स्वरूप, यह तो इस उम्र का ही कसूर है। इस दौर में आदमी जरूरत से ज्यादा सोचने समझने लगता है। नहीं सोचना चाहिए, पर क्या करें, ऐसा अपने बस में भी कहाँ। यह भी जानते हैं कि इससे कुछ नहीं बदलेगा। सब कुछ अपनी रफ्तार से ही चलेगा। हम उसे बदल नहीं सकते। हम इस रफ्तार से बाहर किए हुए लोग हैं, जहां से हम पैवेलियन के दर्शक की तरह उन्हें रफ्तार में दौड़ते हुए देख तो सकते हैं। उनका चेहरा तमतमा गया था। हाँ साहब, दुनिया ऐसे ही बनती है। नया आता है तो पुराने को जाना ही पड़ता है। देखिए ना, मैं भी तो रफ्तार का ही शिकार हूँ। उन निर्जीव मशीनों की रफ्तार ने एक ही रात में हम 1200 मजदूरों को फैक्ट्री से निकाल बाहर कर दिया। सवाल मशीनों का भी नहीं है। मशीनें पहले भी थी और वक्त के साथ बदलती जाएंगी। सवाल तो हमारी सोच का है। विदेशों में आबादी कम होने से ज्यादातर काम मशीनों से करना पड़ता है, पर हमारे यहाँ आबादी ज्यादा होने पर भी मशीनों का मोह इसलिए इसीलिए है कि इससे मजदूर कम रखने होते हैं, तनख्वाह कम और मुनाफा ज्यादा। एक झटके में हम रफ्तार से परे धकेल दिए गए थे। फैक्ट्री को हमने अपने खून पसीने से सींचा था। भूखे प्यासे रहकर भी उसकी साख बनाई थी। आज दुनिया भर में उनकी जूतों का डंका बजता है तो हमारे ही हुनर पर। उसने खांसने के बाद लंबी सांस ली और फिर कहने लगा, यह हमारा हुनर ही था साहब कि जूते मुंह से बोलते थे। सन 70 के आसपास जब फैक्ट्रियां लगाने के लिए सरकार ने इस कस्बे को चुना, तभी टाटा ने पहली बार यहाँ चमड़े का सामान बनाने का कारखाना खोला था। 2 रोटी की चाह में हम भी जुट गए थे। गांव में खबर पहुंची तो पिता उखड़ पड़े थे। यही बाकी रह गया था। इसीलिए तुम्हें पढ़ाया लिखाया कि ठाकुर की औलाद होकर जूते गांठने का काम करो। क्यों मेरे नाम पर बट्टा लगा रहे हो? गांव आ जाओ, खेत इतना तो दे ही देते हैं कि कोई भूखा न मरे। पर साहब, नहीं लौटे तो नहीं लौटे हम भी। डटे डटे रहे और खटते रहे यहीं पर। सरो, तुम्हारी यह कहानी कई बार सुन चुका हूं, पर क्या करें, हम सब इस समय के आगे बेबस और निहत्थे। हमारे पास न इसके उस पार जाने का कोई रास्ता है और न ही कोई तैयारी।
इस चकाचौंध में हमारी आंखों की पुतलियां रतौंधी का शिकार है। हम मुट्ठी पर लोग बख्तरबंद हो ही जाएं तो क्या कर सकते हैं। हमारी हड्डियां थक चुकी हैं और नए लोगों से मुझे से कोई उम्मीद ही नहीं। अच्छा, मैं चाय बनाता हूँ। मन्नू की माँ सत्संग में गई है। उसे लगता है कि बुढ़ापे में यही रास्ता बच रह गया है। पता नहीं उसे लगता है या सत्संग वाले स्वामी जी की बात को ही दोहराती रहती। कहती कि सारी जिंदगी अपने लिए जीते रहे, आखिरी वक्त तो ऊपर वाले की लौ लगा लो, यही साथ जाएगा, यही सत्य है। यदि ये सत्य होता तो स्वामी जी इतना बड़ा मठ क्यों खड़ा करते। सत्संग में वे जिस माया को परे धकेलने की बात करते हैं, खुद उसमें ही क्यों उलझे रहते हैं। स्वरूप बगीचे में काम करने चला गया और वे चाय बनाने किचन में। उन्होंने चाय चढ़ाकर लाइटर से गैस चूल्हा ऑन कर दिया। चाय धीरे धीरे उबलने लगी। उबाल उनके भीतर भी फूट रहा था। स्वरूप से उनका वास्ता करीब 10 साल पहले हुआ था, जब चमड़े की टाटा फैक्ट्री से उसे निकाला जा चुका था। वह बहुत सदमे में था। उसके बच्चे अभी 8वीं 10वीं में ही पढ़ रहे थे। नौकरी छूटने से उसका परिवार अब कैसे चलेगा, यह चिंता उसे खाए जा रही थी। उसने पढ़ाई के बाद फैक्ट्री में काम करते हुए चमड़े के काम का हुनर सीख लिया था। इसके अलावा रोजी रोटी के लिए उसे कोई काम नहीं आता था। तब उन्होंने ही उसे कुछ पैसे देकर जूते बनाकर बेचने के लिए प्रेरित किया था। वह टाटा से कच्चा माल ले आता, उसमें भी कुछ पैसे जोड़े थे। उससे जरूरी औजार खरीद लिए, फिर जूते बनाने लगा। पहली जोड़ी उन्होंने ही खरीदी थी। उसने बहुत सुंदर, फिट और आरामदेह जूता बनाया था। कुछ और जोड़ियां भी बनाई। उन्हें बेचने के लिए खूब हाथ पैर मारे। बाजार भर में मेहनत की, पर कुछ नहीं। हर किसी को ब्रांड चाहिए था। वे जूता नहीं पहनते थे, ब्रांड पहनते थे। अब जूता पैरों के लिए जरूरी नहीं, स्टेटस सिंबल बन चुका था। उन्हें पिता याद आए, जो एक ही जूते को कई सालों तक पहना करते। जूते में छोटी मोटी टूट फूट भी हो जाती तो वे मोची से उसे दुरुस्त करवा लिया करते। बारिश में 4 महीनों में चमड़े के जूतों को कपड़े में बांध कर सहेजते। फिर बारिश खुलने लगती तो उनकी सफाई और पालिश करते। उनमें नए फीते डालते तो उन्हें लगता कि नए जूते पहने। नए जूते काटते तो वे उनमें रुई के फाहे चिपका लेते। बारिश के दिनों में वे नायलॉन के जूते पहनते और बारिश के बाद उन्हें सहेज कर रखते अगली बारिश के इंतजार। उनके जूते देखकर हम मौसम का हाल पता कर लेते थे। चाय उबल गई थी। उन्होंने 2 प्यालों में गर्म चाय उंडेली और प्यालों को दोनों हाथों में थामे उन्हें ड्राइंग रूम के सेंटर टेबल पर रख दिया। स्वरूप को आवाज दी और चाय के प्यालों से उठ के धुएं के छल्लों को वे देर तक देखते रहे। उन्हें लगा हमारे बच्चे भी इन छल्लों की तरह ही हमसे दूर कहीं खो गए। इस चकाचौंध भरे मेले में कहीं गुम गए। स्वरूप और वे दोनों चाय पी रहे थे। ड्राइंग रूम में खामोशी पसरी थी। कभी कभार सिर्फ चाय की सिप सुनाई देती। वह खामोशी उनके पूरे दौर की खामोशी थी। भीतर के भरे पूरे उबाल के बावजूद बाहर की खामोशी रोजमर्रा की तरह आबाद थी। बाहर की खामोशी, वे चाय नहीं अपने वक्त की सीप ले रहे थे, घूंट घूंट। ड्राइंग रूम के बाहर की जिंदगी रोजमर्रा की तरह आबाद थी। बाजार सुबह की अंगड़ाई लेने के बाद खुलने लगे थे। दुकानों के सिर पर ताज की तरह सजे वस्तुओं के ब्रांड के साइन बोर्ड धूप में छुरे की माने चमकते हुए जगमग हो रहे थे। टीवी पर संसद में विदेशी निवेश को बढ़ाने का प्रस्ताव पास हो रहा था। ठीक उसी वक्त इस ड्राइंग रूम में 2 बूढ़े अपनी चिर परिचित उदासी के साथ खामोश चाय पी रहे थे। छले जा चुके बूढ़े चाय पीते हुए वे सोच रहे थे उसी जूते के बारे में, मन्नू के जूते के बारे में। उन्होंने फिर एक बार उस जगह पर डरते डरते दृष्टि डाली।
जहां कल तक वे जूते रखे थे। उन्हें हैरत हुई कि अब वहां जूता नहीं है। स्वरूप के आने से पहले तक वही एक जोड़ी जूता उन्हें चढ़ाने का भ्रम दे रहा था, पर अब वह यहाँ नहीं है। क्या स्वरूप की आंखों का लिहाज कर रहा है? जब पिछली बार मन्नू आया था तब उसे टाटा कंपनी के आउटलेट पर ले गए थे। 1000 से लगाकर 3000 तक के अच्छे से अच्छे जूते वहां थे। नई से नई डिजाइन और उम्दा दर्जे के जूते, लेकिन मन्नू को नहीं जचे थे। मन्नू बाहर निकल आया था और कार के पास खड़े होकर किसी से मोबाइल पर बतिया रहा था। उन्होंने काउंटर पर बैठी लड़की से मुस्कुराते हुए कहा था, आजकल के बच्चों की पसंद भी बड़ी टिपिकल होती है। उन्हें चीजों से ज्यादा उसके ब्रांड की जरूरत हुआ करती है। काउंटर पर बैठी लड़की भी मुस्कुराई। फिर उसने अपनी सूनी आंखों में चमक भरते हुए कहा, कोई बात नहीं सर, टाटा का ब्रांड पूरे देश में पहचाना जाता है और हमें यह बताते हुए प्राउड फील हो रहा है कि ये जूते यहाँ से एक्सपोर्ट भी होते हैं। दुनिया के नामी ब्रांड के जूते यहीं से जाते हैं। मैं कुछ समझा नहीं। दुनिया के नामी ब्रांड के जूते यहीं से कैसे? उसने काउंटर के पीछे अपनी कुर्सी से खड़े होते हुए कहा, सर बात यह है कि दुनिया के कई नामी ब्रांड ऐसे होते हैं जो खुद कोई चीज नहीं बनाते। वे सिर्फ अच्छी चीजें खरीदते हैं और उन्हें अपने टैग लगाकर ऊंचे दामों पर बेचते हैं। यही जूता यूएसए में जाकर बुगाटी का नामी जूता हो गया है। बुगाटी का जूता तो काफी महंगा होता है, उन्होंने आश्चर्य से आंखें फैलाकर पूछा। हाँ सर, वहां करीब 30-32 हजार का पड़ता है। ओह, एक टैग लेता देने से सीधा 10 गुना कीमत पड़ जाती है। हाँ सर, और लोग वहां खुशी खुशी $450 में से खरीदते हैं। बाद में इसकी तस्दीक उन्होंने स्वरूप से भी की थी। इस बात को कई महीने बीत गए। इस बीच मन्नू 2 बार इंडिया आया भी, बात आई गई। स्वरूप अपना प्याला खाली कर फिर से बगीचे में काम करने लौट गया। सिलसिलेवार 3 दिन पुराने वाकये को याद कर रहे थे। इस बार जब मन्नू यहाँ आया तो चमचमाते चमड़े का जूता उसके पैरों में था। उसने घर में घुसने से पहले ठीक इसी जगह उतारा था अपने उन जूतों को। उन्होंने फिर उस खाली जगह को देखा। बिच्छू के डंक की तरह वह जगह उन्हें छनछना रही थी। जब मन्नू आया था तो जूते को पहनकर, लेकिन जब लौटा तो जूते उसे पहन लिया। उन्होंने जूते के बारे में मन्नू से पूछा तो उसने बताया कि यूएसए के प्रसिद्ध शोरूम से इसे $450 में खरीदा है। यह दुनिया की सबसे बड़ी ब्रांड बुगाटी का जूता है। इसकी चमक देखिए, पहनने पर इतना हल्का और कंफर्ट लगता है जैसे आपने जूता पहना ही नहीं। बुगाटी का नाम सुनते ही उनका पारा चढ़ गया था। तुम्हें कुछ पता भी है, बुगाटी कोई जूता नहीं बनाती, वह सिर्फ अपना टैग लगाती है। यह जूता तो यहीं की फैक्ट्री में बना हुआ है। इसकी कीमत यहाँ महज 2,500-3 हजार रुपए है। क्या नहीं, महज $40 का। उनकी आवाज तल्ख होती जा रही थी। अरे, इसमें इतना हाइपर होने की क्या बात है? वहां $450 तो मेरी 2 दिन की कमाई है। कुछ कम ज्यादा भी दे दिया तो इस कौन सी मुसीबत आन पड़ेगी? मन्नू ने बेपरवाही से जवाब दिया। मन्नू की मां ने उन्हें रोक दिया। वे कहना चाहते थे, यह थोड़े पैसे ज्यादा दे देने भर की बात नहीं है। यह जूता मारा है बुगाटी ने तुम्हारे चेहरे पर, तुम्हारे पूरे समाज पर। उनकी सांसें उखड़ने लगी थी। बहुत धन्यवाद। शुक्रिया मनीष वैद्य जी, आपने गल्पगोई में अपनी कहानी पढ़ी। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपकी कहानी देशज के श्रोताओं को, दर्शकों को पसंद आएगी और हमारे देश काल में जो बदलाव हो रहे हैं, बहुत सूक्ष्म गति से, बारीकी से, जिनको आपने महसूस किया है और अपनी कहानी में दिखाया है, देशज के श्रोता और दर्शक उन बदलावों को
महसूस कर पाएंगे। मैं देशज के सभी श्रोताओं दर्शकों से आग्रह करता हूं कि वे मनीष वैद्य की इस कहानी पर अपनी प्रतिक्रिया दें और उनके जहन में कोई सवाल आता हो तो उसको जरूर लिख कर भेजें। जब ऐसे कुछ एक सवाल आ जाएंगे हमारे पास तो मैं एक बार फिर से हम लोग आग्रह करेंगे अपने कथाकार से कि वे आएं और उन सवालों पर अपना विचार रखें। बहुत बहुत शुक्रिया मनीष जी, बहुत आभार। बहुत नमस्कार। धन्यवाद, बहुत धन्यवाद।